सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज रविवार है और रविवार के दिन हम डेली करंट अफेयर्स का एक खास सेगमेंट डिस्कस करते हैं जिसका नाम है साप्ताहिक एमसीक्यू। इसमें हम मंडे से लेकर सैटरडे तक कवर किए गए डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में जो टॉपिक लिए गए हैं उनसे बनने वाले एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते हैं, जिससे यह पता चल सके कि आखिर हम सिर्फ वीडियो देख रहे हैं या प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी तैयार हो रहे हैं। स्वाभाविक है कि अगर आप यहां पर एमसीक्यू को बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व करते हैं और तनाव मुक्त रहते हैं तो आपका प्रारंभिक परीक्षा का जो करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं वो भी अच्छे होंगे। तो आइए इसी को स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं अपने प्रश्नों पर। जैसे ही आपके स्क्रीन पर प्रश्न दिखाई दे, उम्मीद करूंगा आपका सही उत्तर आपके पास होगा। चलिए आइए एक करके हम इन प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न जो आपका स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वह है, ओपन स्काई स्टडी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कर सही कथन का चयन कीजिए। कथन 1, म्यूचुअल एरियल ऑब्जर्वेशन का विचार इसकी प्रारंभिक नींव मानी जाती है। कथन 2, ओपन स्काई स्टडी पर हस्ताक्षर मार्च 1992 में हुआ था। कथन 3, 1 जनवरी 2002 को यह संधि प्रभावी हुई थी। कथन 4, सदस्य देशों की संख्या 34 है। अब आपके पास कूट हैं और आपको बताना है कि कौन से कथन सही हैं। आपके सामने ये कथन दिखाई दे रहे हैं, कूट भी दिखाई दे रहे हैं। आपने आंसर भी डिसाइड कर लिया होगा। तो अगर आपने आंसर डिसाइड किया है बी 1 2 3 अर्थात चारों कथन सही हैं तो बिल्कुल सही है। आपको पता है कि जो म्यूचुअल एरियल ऑब्जर्वेशन का विचार 1955 में आया था और इसमें भी वही बातें कही गई थी जो ओपन स्काई स्टडी में कही गई थी, लेकिन उस समय 1955 में इसको नकार दिया गया। लेकिन हाँ, यह इसकी प्रारंभिक नींव अवश्य मानी जाती है। उसके बाद जो है कि जब 1955 में म्यूचुअल एरियल ऑब्जर्वेशन का विचार त्याग दिया गया और उसके बाद जब सोवियत संघ का विघटन हुआ उसके बाद 1992 में इस पर हस्ताक्षर हुए और इसमें यह कहा गया था कि जब तक 20 सदस्य इसको रेटिफाई नहीं करेंगे तब तक ये प्रभावी नहीं होगा। इसीलिए इसको प्रभावी होने में लगभग आपका 10 साल का समय लगेगा और इसी के कारण 1 जनवरी 2002 को संधि प्रभावी हुई। इस समय सदस्य देशों की संख्या 34 है। हाँ, एक जरूर है कि कहीं आप 35 लिखा दिखाई देता होगा आपको, तो वहां पे ब्रैकेट में भी लिखा रहता है कि किर्गिस्तान अभी इसका सदस्य देश नहीं है, उसने हस्ताक्षर किया है लेकिन उसको रेटिफाई नहीं किया है, इसलिए सदस्य देशों की संख्या 34 है। तो इसके सभी स्टेटमेंट सही हैं। आपका विकल्प बी जो है सही था। आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों में से असत्य कथन का आपको चयन करना है। चयन कीजिए। OC135B ओपन स्काईज का प्रयोग रूस द्वारा किया जाता है। आपको पता होगा यह क्या है। दूसरा, ओपन स्काई स्टडी के अंतर्गत मुख्य स्थलीय भाग के साथ साथ द्वीपीय और जलीय भाग कवर होते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, ओपन स्काई स्टडी के अंतर्गत मुख्य स्थलीय भाग के साथ साथ द्वीपीय और जलीय भाग भी कवर होते हैं। कथन सी का जो विकल्प है, यूएसए स्टडी अर्थात ओपन स्काई स्टडी से अलग हो गया है, यह आरोप लगाते हुए कि रूस इस संधि का पालन नहीं कर रहा है। और चौथा जो विकल्प है, इसके अंतर्गत ऑब्जर्वेशन करने वाले देश को 72 आवर्स पहले सूचना देनी होती है। आपके पास देखिए इनमें से ये जो 4 कथन है, इन 4 कथनों में से कोई एक कथन ऐसा है जो कि असत्य है। आपको उसी असत्य कथन को चयन करना है। तो पहला जो कथन है OC135 ओपन स्काई, यह आपका अमेरिका यूएसए का जो है कि जहाज है जिसका प्रयोग वह क्या करता है, देशों में करता है, अर्थात जो सदस्य देश हैं उनके यहाँ पर एक दूसरे के यहाँ पर जो जहाज जाते
हैं जो निरीक्षण करते हैं कि वहां पर कोई ऐसी गतिविधि तो नहीं हो रही है जिसका प्रयोग उस देश के खिलाफ हो सकता है, तो उसके लिए यूएसए OC-135B ओपन स्काईज का प्रयोग करता है, न कि रूस जो जिस विमान का प्रयोग करता है उसका नाम है एंटोनोव AN-30। ध्यान दीजिए, एंटोनोव AN-30 जो है वो रूस का है, ना कि वो OC-135B ओपन स्काईज ये किसका है, यूएसए का। दूसरा कि इसका जो आपका स्टेटमेंट है कि ओपन स्काई ट्रीटी के अंतर्गत मुख्य स्थलीय भाग के साथ साथ द्वीपीय और जलीय भाग भी कवर होते हैं, बिल्कुल सही है, अर्थात पहला कथन आपका गलत है, दूसरा सही है। यूएसए इस ट्रीटी से बाहर आ गया है, बिल्कुल सही बात है। और चौथा है कि ऑब्जर्वेशन करने वाले देश को 72 आवर्स पहले सूचना देनी होती, ये भी सही है। तो कुल मिलाकर जो आपका असत्य कथन था वो कौन सा था, पहला। अब उसके बाद फिर से आप क्या करना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की निगेटिव जीडीपी ग्रोथ रेट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। कथन पहला, गोल्डमैन सैक नामक संस्था ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए -5% जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान व्यक्त किया है। क्योंकि ये सभी बातें किसके संदर्भ में हो रही हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था की निगेटिव जीडीपी ग्रोथ के संबंध। तो इसमें पहला जो उल्लेख किया गया है कि गोल्डमैन सैक्स ने यह कहा है कि 2020-21 में -5% जीडीपी ग्रोथ रह सकती है। अगला कथन, आरबीआई ने भी हाल ही में इंडियन जीडीपी ग्रोथ रेट के निगेटिव में जाने की बात स्वीकार की है। कथन 3, 1957 से 1980 के तक 5 बार भारत में जीडीपी ग्रोथ रेट नकारात्मक हो चुकी है। अब आपको यह बताना है कि इसमें से सही कूट का आपको चयन करना है, कौन कौन से कथन सही हैं, ये आपको बताना है। आप एक एक बार कथनों को विचार कर लीजिए। तो गोल्डमैन सैक्स ने यह कहा है, बिल्कुल सही है। जब गोल्डमैन सैक्स ने ऐसा कहा तो लोगों ने यह नहीं माना, लेकिन आरबीआई ने हाल ही में इस बात को स्वीकार किया है, इसलिए पहले और दूसरे कथन दोनों सही हैं। तीसरा जो कथन है कि 1957 से 80 तक, यह कथन गलत है, क्योंकि ये 4 बार सिर्फ ऐसा हुआ है, तो इसलिए आपका जो तीसरा कथन है वो क्या है, गलत है। तो आपके पास जो सही विकल्प बचेंगे वो कौन सा होगा, बी 1 और 2। ये सही जो कथन है वो 1 और 2 है, तीसरा कथन क्या है, गलत है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की निगेटिव जीडीपी ग्रोथ के संदर्भ में हालिया घटनाक्रमों पर आपको विचार करना है। अर्थात ये भी जो प्रश्न है वो निगेटिव जीडीपी ग्रोथ के संबंध में है, लेकिन अलग घटनाक्रमों पर विचार करके आपको करना है। और फिर देखिए क्या पूछे हैं, असत्य कथन का फिर क्या करना है, चयन करना है कोट के लिए। खैर पहले कथनों को तो देख लीजिए। पहला कथन है, ग्लोबल ट्रेड में आने वाली 13 से 32% की गिरावट इसका एक प्रमुख कारण है। किसका, कि भारतीय अर्थव्यवस्था की निगेटिव ग्रोथ रेट के संदर्भ में कहा जा रहा है कि ग्लोबल ट्रेड में जो 13 से लेकर 32% तक की गिरावट आना है, इसके वजह से ऐसा हो रहा है कि इंडियन जीडीपी ग्रोथ रेट माइनस में जाएगी। खैर अगला कथन है, भारत के शीर्ष 6 औद्योगिक राज्य जो 60% उत्पादन करते हैं अभी रेड और ऑरेंज जोन में है। अगला कथन है, निजी खपत जिसकी घरेलू मांग में हिस्सेदारी 60% है, इसने अपनी मांग कम की है। चौथा है, आरबीआई द्वारा दिए गए लाभ बैंकों द्वारा आम लोगों तक नहीं पहुंचाए जा रहे हैं। अब आपको यह बताना है कि इसमें से असत्य कथन कौन सा है, और असत्य कथन किसके संदर्भ में, कि इंडियन इकोनॉमी की जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है वो निगेटिव जाएगी, इसके लिए कौन सा ऐसा यह कथन था जो सही नहीं था, ये इसको आपको बताना है। आपके पास विकल्प भी हैं कि कथन असत्य कथन चुनना, 1 और 4 असत्य कथन है, 2 और 3 और 4 है, केवल लेकर कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा कोई नहीं, डी इसका आंसर है। अर्थात सभी कथन क्या हैं, सही हैं। इसका आंसर होगा कोई भी कथन असत्य नहीं है, और इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का फिर अब आपको चयन करना है। USCIRF ने हाल ही में कई गैर समुदाय, यहाँ पर
कई नहीं है, यहाँ पे उइगर समुदाय, ध्यान दीजिएगा, USCIRF ने हाल ही में उइगर समुदाय पर हो रहे अत्याचार पर चीन के अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। तो यहाँ पे कोई गैर की जगह उइगर समुदाय कर लीजिएगा। PDF जब आपको मिलती है तो हम करेक्शन करवा के देते हैं, चिंता मत कीजिए। अगला जो स्टेटमेंट है, चीन के सिंजियांग प्रांत में उइगर समुदाय की आबादी 40 से 45% है। अगला जो कथन है, भारत समेत 14 देश जिनमें चीन भी शामिल है उन्हें CPC के अंतर्गत रखा गया है। अब आपको पढ़ना होगा कि कौन सी कंट्री है। उसके बाद है, उइगर समुदाय के लोग मूल रूप से तिब्बत के हैं, इस कारण चीन द्वारा ज़्यादा अत्याचार किया जाता है। अब आपको क्या करना है, असत्य कथन का चयन करना है। तो एक एक करके कथनों का हम परीक्षण करें। तो USCIRF क्या है कि अब अमेरिका की एक संस्था है जो कि क्या देखती है कि विश्व में कहीं पर किसी भी स्थान पर किसी समुदाय के साथ धार्मिक आधार पर विभेद या शोषण तो नहीं हो रहा है। और इसी ने हाल ही में क्या किया है, उइगर समुदाय पर हो रहे अत्याचार के संदर्भ में चीन के अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। बिल्कुल सही है। और यह जो उइगर समुदाय के लोग हैं, चीन के सिंजियांग प्रांत में रहते हैं, वहां की पॉपुलेशन में इनका जो योगदान है लगभग 40 से 45% है। बिल्कुल सही है। और भारत समेत 14 देश जिसमें चीन भी शामिल है, सही बात है, उसको CPC के अंतर्गत रखा गया है। CPC के अंतर्गत वह देश आते हैं जहां पर क्या होता है, धार्मिक आधार पर भेदभाव देखती है यह संस्था। अर्थात इस संस्था के आधार पर यह संस्था जिन देशों में ऐसा देखती है उनको यह क्या करती है, CPC के अंतर्गत रख देती है। भारत में इसमें भी शामिल है। अगला जो स्टेटमेंट है, उइगर समुदाय के लोग मूल रूप से तिब्बत के नहीं हैं, यह कहां से हैं, तुर्की के लोग हैं। और ये मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जिनकी अपना कल्चर, अपना जो है कि रहन सहन का तरीका चीन के अन्य लोगों से अलग है और चीन इनको आतंकवादी, अलगाववादी और विद्रोही के रूप में देखता है। इसका वजह से अत्याचार करता है, ना कि इस वजह से कि वो तिब्बत के लोग हैं। तो कुल मिलाकर आंसर डी, इसका असत्य कथन हमें चयन करना था। डी जो है कि असत्य कथन है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इसरो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। चलिए विचार कीजिए। इसकी स्थापना अगस्त 1969 में हुई थी। कथन 2, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था जो 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। कथन 3, भारत सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि भारत स्पेस क्षेत्र में स्थित प्राइवेट कंपनियां भी अब कार्य करेंगे। अरे कुल मिलाकर इस लाइन का मतलब है कि प्राइवेट कंपनियां भी अब इंडियन स्पेस में काम करेंगे। उसके बाद चौथा ऑप्शन है, प्राइवेट कंपनियां इसरो की सुविधाओं का प्रयोग कर सकती हैं। आपको चुनना है असत्य कथन, तो चलिए चुन लीजिए। तो एक एक करके इन कथनों का हम क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं। तो देखिए, पहली इसकी स्थापना इसरो की 15 अगस्त 1969 में हुई थी। बिल्कुल सही है। हालांकि उस समय इसका नाम इसरो नहीं था, लेकिन इसी समय इसरो की स्थापना मानी जाती है। और पहला आज जो उपग्रह आर्यभट्ट है भी हमारा स्टेटमेंट सही है। और हाल ही में भारत सरकार ने ऐसी घोषणा की है कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो इसरो की सुविधाओं का प्रयोग कर सकती हैं और इंडियन स्पेस में काम कर सकती हैं। तो सभी कथन सत्य हैं। हमें चुनना है असत्य कथन। सी विकल्प है, कोई नहीं, अर्थात कोई भी असत्य कथन नहीं है। तो हमारा आंसर होगा सी। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है वह है, डायमर भाषा डैम के संबंध में असत्य कथन का आपको चयन करना है। यह सिंधु नदी पर बनने वाला प्रोजेक्ट है। खैर, अगला विकल्प है, 5.8 बिलियन के इस सौदे में 70% निवेश चाइना पावर्स का है। आप बताइए चाइना पावर्स का है या नहीं है। इसे वर्ष 2024 तक पूरा करना है। किसको? आपका डायमर भाषा डैम को। अगला है, चीन इसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में शामिल करना चाहता है। आपने क्या किया होगा, डिसाइड कर लिया होगा कि आपका आंसर क्या है। अगर आप डिसाइड कर चुके हैं आंसर सी, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसे 2024 तक नहीं 2028 तक क्या करना है, पूरा करना है। और हमें चुनना था कोई एक असत्य कथन, और यही हमारा असत्य कथन है। बाकी सिंधु नदी पर बन रहा है, गिलगित बाल्टिस्तान वाले क्षेत्र में बन रहा है। भारत ने इस पर विरोध प्रकट किया है। चीन और पाकिस्तान मिलकर बना रहे हैं और चीन की इसमें हिस्सेदारी जो चाइना पावर्स कंपनी है उसकी 70%
30% की है, बिल्कुल सही है। कुल मिलाकर इसको 2028 तक पूरा करना है। इस स्टेटमेंट को जो है कि इसमें 24 लिख दिया गया है, इसकी वजह से गलत है, अदरवाइज सभी सही है। तो इस तरह से आपका आंसर होगा सी। अगले बढ़ते हैं, निम्नलिखित अर्थव्यवस्थाओं का घटता क्रम कौन सा है? यह प्रश्न थोड़ा सा टफ है, फैक्चुअल है, फिर भी करना तो पड़ेगा। निम्नलिखित अर्थव्यवस्थाओं का घटता क्रम कौन सा है? पहला विकल्प है जापान, जर्मनी, भारत और यूके। ध्यान दीजिएगा, घटते क्रम में लगाना है। दूसरा है जर्मनी, जापान, भारत, यूके। तीसरा है सी विकल्प है चीन, जर्मनी, जापान, भारत। डी है जर्मनी, यूके, भारत, ऑस्ट्रेलिया। आई होप आपने डिसाइड कर लिया होगा। ये तो प्रश्न थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर आपको देशों की रैंकिंग पता है तो आपको पता ही होगा। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट स्थान पर यह जो है कि इकॉनमी यूएसए की है, उसके बाद जो है कि चीन की इकॉनमी है सेकेंड स्थान पर, जिसकी जीडीपी का आकार है, अगर हम ट्रिलियन डॉलर में देखें तो 14.1 अर्थात 14.1 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी चीन की है। जापान की है 5.1 ट्रिलियन डॉलर की, और ये तीसरे स्थान पर है। जर्मनी चौथे स्थान पर है 3.8 बिलियन डॉलर के साथ। भारत जो है कि पाँचवें स्थान पर है 2.9 बिलियन डॉलर के साथ। यूके जो है कि छठवें स्थान पर है 2.7 बिलियन के साथ। तो कुल मिलाकर आपका आंसर जो होगा, चूंकि इसमें क्या है देखिए, ना ही तो यूएसए है और ना ही जो है कि इसमें यूएसए के साथ साथ ना ही चीन है, तो इसमें अगर देखिए चीन इसमें है भी, तो देखिए हमारा जो तीसरी इकॉनमी है सबसे बड़ी वो कौन सी है? जापान, और उसके बाद जर्मनी, फिर भारत और यूके। और ये देखिए पूरा पहला जो विकल्प है बिल्कुल सेट बैठ रहा है, इसलिए हमारा आंसर होगा ए। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करिए। ग्रामीण सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को नाबार्ड द्वारा 30,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त पुनर्वित्तीय सहायता दी गई है, ये आपको बताना है। अगला स्टेटमेंट है, किसान योजना का विस्तार करते हुए मत्स्य किसान पीएम किसान योजना का विस्तार करते हुए मत्स्य पालन और पशुपालन कर्ताओं को भी किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान किया जाएगा। अगला स्टेटमेंट है, नाबार्ड द्वारा 30,000 करोड़ की सहायता बजट में घोषित 90,000 करोड़ रुपए में से ही है। अगला स्टेटमेंट है, इससे देश के लगभग 3 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को लाभ मिलेगा। अब आपको क्या करना है? सही विकल्प का चयन करना है। तो देखिए आपके पास विकल्प रहे यह। अब आप इनमें से सही कथनों के विकल्प का आपको चयन करना है, आप इसको कर सकते हैं। तो देखिए एक एक करके इन कथनों का विचार करते हैं। तो यह जो आपका पहला है कि ग्रामीण सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों नाबार्ड द्वारा 30,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त पुनर्वित्तीय सहायता दी गई है। जी बिल्कुल सही बात है, हमने जो 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया था उससे बना हुआ यह प्रश्न है। दूसरा, पीएम किसान योजना का जो लाभ है वह एक्सटेंड किया गया है, मत्स्य पालन और पशुपालन कर्ताओं को भी दिया जाएगा। लेकिन जो स्टेटमेंट तीसरा है, नाबार्ड द्वारा 30,000 करोड़ की सहायता बजट में घोषित 90,000 करोड़ रुपए में से ही है, यह गलत है। यह अलग से दिया गया है, 20 लाख करोड़ का जो पैकेज उसमें से दिया गया है, तो यह स्टेटमेंट गलत हो गया। प्रश्न काफ़ी टफ था, लेकिन फिर भी आपने सही किया होगा। जब मैंने ये वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में इसको बताया था। उसके बाद जो चौथा है, इससे देश के लगभग 3 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को लाभ मिलेगा, यह भी बिल्कुल सही है। तो कहीं ना कहीं आपका 1, 2 और 4 जो है कि स्टेटमेंट सही है। आपका विकल्प जो सही होगा वो होगा बी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन का आपको चयन करना है, और वह है देखिए पहला है, यूनेस्को ने 1984 में कोणार्क मंदिर को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। आपको बताना है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर को 100% सौर ऊर्जा से संचालित करने की घोषणा की है। अगला स्टेटमेंट सी जो है विकल्प है, इस योजना के तहत 100 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सौर परियोजना और विभिन्न ऑफ ग्रिड सौर अनुप्रयोगों का प्रयोग किया जाएगा। डी है, यह योजना प्रधानमंत्री के कोणार्क सूर्य मंदिर को सूर्य नगरी के रूप में विकसित करने के विजन के अनुरूप है। अब देखिए आपको इसमें करना क्या है, आपको गलत कथन का चयन करना है, और आपके पास गलत कथन जो है वो फिर से मैं स्क्रीन पर आपको दिखा दे रहा हूं, आप चुन लीजिए। तो आपका जो गलत कथन है वह है आपका सी,
कि बाकी कथन जो है कि सही है। सी जो विकल्प है इसलिए गलत हो गया है कि इस योजना के तहत 100 मेगावाट नहीं 10 मेगावाट की ग्रिड कनेक्टर सौर परियोजना विकसित की जाएगी और बाकी जितनी भी ऊर्जा लगाई जाएगी वह होगी ऑफ ग्रिड सौर अनुप्रयोगों से संचालित होगी। तो कुल मिलाकर सी विकल्प क्या है आपका गलत है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। उपरोक्त बिंदुओं पर आपको फिर से विचार करना है। डिफेंस सेक्टर में अब ऑटोमेटिक रूट से 49% के स्थान पर 74% एफडीआई की अनुमति दी गई है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है तीव्र निर्णय प्रक्रिया और समयबद्ध रक्षा खरीद प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट तथा जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट की शुरुआत की जाएगी। अगला है रूस अमेरिका इजराइल से भारत सर्वाधिक सैन्य सामग्री खरीदता है। अगला स्टेटमेंट है कि 2020 और 21 के बजट में आवंटित लगभग 3 लाख करोड़ के सैन्य बजट में से 1/3 केवल सैन्य सामग्री खरीदने में खर्च होगा। सही विकल्पों के कूट का आपको चयन करना है। अब देखिए सही विकल्पों के जो कूट का आपको चयन करना है वो तब कर पाएंगे जब विकल्प आपको एक जगह दिखाई दें। तो पहले मैं एक एक करके आपको व्याख्या करता हूं। पहला जो स्टेटमेंट है कि 49% से लेकर 70 बढ़ाकर इसको 74% कर दिया गया है, बिल्कुल सही है, तो स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट तथा जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट की शुरुआत की जाएगी, ये भी बिल्कुल सही है। और भारत जो है कि रूस अमेरिका इजराइल फ्रांस के साथ सर्वाधिक सैन्य सामग्री खरीदता है, ये भी सही है। और जो चौथा स्टेटमेंट है कि 2020-21 में 1/3 जो है कि केवल सैन्य सामग्री खर्च करने पर खरीदने में खर्च होगी, ये भी सही है। तो आपका जो विकल्प होगा ये होगा 1 2 3 4 अर्थात ए विकल्प आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। $5.1 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ जापान विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। अब आपको डिसाइड करना है या नहीं है। दूसरा, जापान ने अपने जीडीपी का 20% वित्तीय पैकेज के रूप में घोषित किया है। तीसरा है जापान कोरोना वायरस की वजह से मंदी में आने वाला पहला देश है। चौथा है जापान के कुल निर्यात में 21% व्हीकल और 19.4% इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की हिस्सेदारी है। अब इसमें से कौन कौन से कथन आज सही हैं यह आपको क्या करना है, डिसाइड करना है। आप डिसाइड कर भी चुके होंगे। तो एक एक करके अगर हम कथनों का विचार करें तो हमें पता चलेगा कि पहला जो कथन है कि $5.1 ट्रिलियन है, मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया, बिल्कुल सही है, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। और इसने अपने वित्तीय पैकेज जो फाइनेंशियल पैकेज दिया है जीडीपी का वो 20% है, बिल्कुल सही है। जापान कोरोना वायरस की वजह से मंदी में आने वाला पहला देश है, ये भी सही है। तो कथन 1 2 3 सही है, चौथा कथन गलत है। और यह इस वजह से गलत है, 21% व्हीकल की निर्यात में तो हिस्सेदारी है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जो है कि 19.4 नहीं है, उनका जो हिस्सेदारी है वो 14.6 है, ना कि 19.4। तो इस तरह से चौथा विकल्प गलत हो गया। आंसर होगा आपका सही विकल्प का 1 2 3 ए विकल्प आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। जापान में आई मंदी के कारणों में शामिल है। अब आपको बताना है कि जापान द्वारा अमेरिकी व्यापार नीतियों का समर्थन करना। दूसरा, कोरोना वायरस की वजह से उत्पादन में कमी। तीसरा, जापान द्वारा सेल टैक्स में वृद्धि करना। चौथा, चीन अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर। पांचवा, निर्यात में कमी आना। छठवां, सप्लाई चेन बाधित होना। उपयुक्त में से सही कूट का चयन करना है। तो सभी कथन सही हैं। बहुत आसान सा प्रश्न हो सकता है अगर ये वीडियो आपने मेरा देखा था तो विकल्प होगा आपका डी, सभी सही कथन हैं, कोई भी कथन इसमें क्या है, गलत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। दूसरा, स्थानीय लोग सूर्य देवता को बिरंची नारायण के नाम से पुकारते हैं। कथन 3, मंदिर को विशाल रथ के प्रतिरूप के रूप में बनाया है, जिसे 7 घोड़ों द्वारा खींचते हुए दिखाया गया है और इसमें जो है कि 24 पहिए हैं। आगे
ओडिशा को स्वर्णिम त्रिभुज के लिए जाना जाता है, जिसमें कोणार्क मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर और भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर शामिल है। अब आपको क्या करना है, इसमें से सही विकल्प का चयन करना है। तो फिर से हम कथनों का परीक्षण कर लेते हैं। तो पहला जो कथन ये गलत है, 11वीं शताब्दी में नहीं, ये 13वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया था। हाँ, ये जरूर है, गंग वंश का ही शासन था, लेकिन 13वीं शताब्दी की बात है। तो पहला कथन क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। सूर्य देवता को स्थानीय लोग बिरंची नारायण के नाम से जानते हैं, बिल्कुल सही है। तो दूसरा आपका सही हो गया। तीसरा और चौथा कथन भी क्या है, आपका सही है। तो आपका विकल्प क्या होगा कि अगर आप पहले विकल्प को छोड़ दें तो 2, 3, 4 अर्थात सी विकल्प आपका क्या होगा, आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन का आपको क्या करना है, चयन करना है, और वह है शिशु मुद्रा ऋण प्राप्तकर्ताओं में शीघ्र भुगतान करने वाले लोगों को 12 महीने की अवधि के लिए 4% की छूट दी जाएगी। ये प्रश्न जो है आज काफी टफ है, लेकिन हाँ, ऐसे ही प्रश्न आपको यूपीएससी में पूछे जाते हैं। 2 स्टेटमेंट पढ़ते हैं और तीसरा लगता है तो ऊपर से निकल गया, लेकिन प्रश्न अच्छे हैं। खैर, अगला है बी विकल्प, स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपए की प्रारंभिक कार्यशील पूंजी बैंक ऋण सुविधा प्रदान की जाएगी। सी है 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को कवर करते हुए 5,000 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया जाएगा। लास्ट विकल्प है रियल एस्टेट क्षेत्र में वर्ष 2017 में प्रारंभ क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना को मार्च 2021 की अवधि तक बढ़ा दिया गया है। अब आपको क्या करना है, इसमें से जो है असत्य कथन का चयन करना है। तो अगर आप असत्य कथन का चयन करेंगे तो पहला जो कथन है वह कथन क्या है, गलत है। जैसे इसमें शिशु मुद्रा जो ऋण, जिन लोगों ने ऋण ले रखा है, अगर वो भुगतान करते हैं तो 12 महीने की अवधि के लिए उनको 4% ब्याज की छूट नहीं मिलेगी, 2% की मिलेगी। अर्थात अगर उन्हें 8% इंटरेस्ट पे करना था तो अब 6% करना होगा, 4% की कटौती नहीं की गई है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वह क्या है, आपका गलत है। बाकी बिल्कुल जितने भी विकल्प हैं सब सही हैं। जैसा कि यह रियल एस्टेट क्षेत्र में यह क्रेडिट लिंक जो सब्सिडी योजना थी, यह मार्च 2020 में कंप्लीट हो रही थी, लेकिन इसको 1 साल बढ़ा दिया गया है। तो सभी विकल्प सही हैं जो मैंने बताया उसको छोड़ के। अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब क्या किया है, पहला कथन टॉप को टोटल में विस्तारित किया गया है। आपको पता होगा टॉप और टोटल क्या है। उसके बाद है टोटल के परिवहन और स्टोरेज पर 50% सब्सिडी दी जाएगी ताकि इनका परिवहन अधिक से न्यूनतम वाले क्षेत्रों में किया जा सके। अगला स्टेटमेंट है टोटल पर सब्सिडी 12 माह के लिए दी गई है। चौथा है बी कीपिंग इनिशिएटिव पर 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिससे शहद का उत्पादन बढ़ेगा और महिलाओं पर की जो आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी। अब आपको क्या करना है, इसमें से जो है कि उपरोक्त में सही कथनों का आपको चयन करना है। चलिए करते हैं। टॉप का मतलब था टोमेटो, अनियन और पटेटो को अब क्या कर दिया, टोटल, अर्थात जो भी सब्जी और फ्रूट्स हैं उन पर विस्तारित कर दिया गया है। तो बिल्कुल ये सही है। टोटल के अर्थात सब्जी और फलों के जो परिवहन पर जो खर्च ज़्यादा आता है, जिसके वजह से लोग एक शहर से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा पाते हैं या स्टोर नहीं कर पाते हैं, तो परिवहन और स्टोरेज पर 50% सब्सिडी जो भी खर्च होगा सरकार देगी। ये बिल्कुल सही है। दूसरा कथन भी सही है। अब टोटल पर सब्सिडी 12 माह के लिए नहीं दी जाएगी। यहां पर एक चीज थोड़ा सा आपको करेक्शन करना है। यहां पर यह जो 6 माह के लिए सब्सिडी दी जाएगी, हाँ, इसको बढ़ाया जरूर जा सकता है। तो टोटल पर जो सब्सिडी 12 माह के लिए लिखा गया है, इसका नहीं, ये 6 माह के लिए। उसके बाद बी कीपिंग इनिशिएटिव पर 50 करोड़ रुपए नहीं, 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो तीसरा और चौथा कथन गलत है और सही कथन है आपका 1 और 2। आपका विकल्प होगा डी, 1 और 2। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से असत्य कथन का आपको क्या करना है, चयन करना है। असत्य कथन क्या है कि फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत उन सुविधाओं को विकसित किया जाएगा जिससे फसल को उत्पादन के बाद संरक्षित करके रखा जाता है। अगला है वोकल फॉर लोकल के माध्यम से 2 लाख माइक्रो फूड इंटरप्राइजेस की सहायता की जाएगी। तीसरा है क्लस्टर बेस्ड अप्रोच को बढ़ावा देकर स्थानीय उत्पादों
को की ब्रांडिंग की जाएगी। उसके बाद डी जो है, जनगणना के अनुसार 1.4 करोड़ लोग इंट्रा स्टेट और 5 करोड़ लोग इंटर स्टेट प्रवास करते हैं। तो ये प्रवास का जो प्रश्न है कई बार पूछा जा चुका है, ये भी प्रश्न अच्छा बन सकता है। तो कुल मिलाकर आपको क्या करना है, कोई असत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें से जो असत्य कथन है वह है आपका डी, अर्थात जनगणना 2011 के अनुसार 1.4 करोड़ लोग इंटर स्टेट जरूर करते हैं माइग्रेशन, लेकिन इंटर स्टेट करने वाले लोगों की संख्या 5 करोड़ नहीं है, 4 करोड़ है। बाकी वोकल फॉर लोकल के माध्यम से 2 लाख माइक्रो फूड इंटरप्राइजेस कवर किए जाएंगे, बिल्कुल सही है। क्लस्टर बेस्ड अप्रोच को बढ़ाकर इसको आगे बढ़ाया जाएगा, ये भी सही है। तो कुल मिलाकर आपका जो प्रश्न था वह आपको उत्तर मिल गया। आगे बढ़ते हैं, श्रीलंका से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार निर्यात और पर्यटन है। 2018 के आंकड़ों के अनुसार विश्व बैंक और आईएमएफ से भारत और चीन से भी ज्यादा ऋण लिया हुआ है। ध्यान दीजिए, 2018 के आंकड़ों के अनुसार श्रीलंका ने विश्व बैंक और आईएमएफ से भारत और चीन से भी ज्यादा ऋण लिया है, श्रीलंका ने, यह कहा जा रहा है। तीसरा है, विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूती देने के लिए आरबीआई के समक्ष $500 मिलियन का करेंसी स्वैप का प्रस्ताव रखा है। अगला विकल्प है, 2020 में अपने जीडीपी का 42% भाग ऋण भुगतान के लिए करना होगा। और उसके बाद है, देखिए कट गया है लेकिन यह है, मटल्ला एयरपोर्ट का 54% हिस्सा श्रीलंका भारत को बेच रहा है। आई होप आपने कम्युनिटी पर इस प्रश्न को सॉल्व किया होगा, तो मैं आंसर नहीं बताऊंगा, कम्युनिटी पर हम लोगों ने इसको डाला था, आप वहां पे जो डेली क्वेश्चन देखते हैं उसमें यह रहता है। अगला प्रश्न है वह है वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम से संबंधित एक प्रश्न है। उसको देखिए कि 2019 में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तथा गुजरात और महाराष्ट्र में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको शुरू किया गया था। दूसरा, योजना के माध्यम से पीडीएस प्राप्त करने वाले 83% लोगों को अगस्त 2020 तक तथा 1 मार्च 2021 तक 100% लोगों को शामिल करने का लक्ष्य इसमें रखा गया है। योजना में प्रवासी मजदूरों को 5 केजी प्रति व्यक्ति अनाज और 1 केजी प्रति परिवार मुफ्त में चना देने की बात इसमें की गई है। योजना के खर्च को 75:25 अर्थात 75:25 के अनुपात में केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। उपयुक्त में से सही विकल्प का आपको चयन करना है, कौन कौन से विकल्प आपको सही दिखते हैं। तो अगर आप इसको देखें तो आपका जो डी विकल्प है वह गलत है। ये टोटल 100% जो है कि सरकार, केंद्रीय सरकार का है। तो इस तरह से यह जो कथन है यह तो क्या हो गया, आपका गलत हो गया। 1 2 3 जो स्टेटमेंट है वो क्या है, आपका सही है। अगला प्रश्न जो देखते हैं, जो कि लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत हेल्थ सेक्टर पर जीडीपी का 1.3% खर्च करता है, जापान 9.2%, अमेरिका 14.3% खर्च करता है। यह डेटा जो है कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मुख्य परीक्षा में जब इस तरह से डेटा डाल के आपको लिखते हैं तो आपके आंसर अच्छे होते हैं, मजबूत बनते हैं, इसीलिए डेटा वाले प्रश्न भी बने हैं आज। सरकार द्वारा ग्रॉस रूट हेल्थ इंस्टीट्यूशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रोत्साहित किया जाएगा, भारत में कहा जा रहा। उसके बाद है इन्फेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल्स ब्लॉक्स का निर्माण महामारी से निपटने के लिए किया जाएगा। अगला है, सरकार द्वारा भारत में अभी प्राइमरी हेल्थ केयर और द्वितीयक और तृतीयक हेल्थ सेक्टर से अधिक विकसित किया गया। ध्यान दीजिए, सरकार द्वारा जो भारत में अभी प्राइमरी हेल्थ सेक्टर को जो है कि द्वितीयक और तृतीयक हेल्थ सेक्टर से अधिक विकसित किया गया है। अब आपको क्या करना है, ऊपर देख लीजिए, कथनों पर विचार करके आपको क्या करना है, सही कथन का चयन करना है। तो सही कथन का चयन आप कर लीजिए। आपके पास एक विकल्प है डी, 1 2 3 4 सभी कथन सही हैं, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो कुल मिलाकर ये थे आज के आपके प्रश्न। आई होप आपने इसको थोड़ा एंजॉय किया होगा, समझा होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।